हाँ जी सर। हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों बच्चों आज की जो क्लास हम जो है वो आप समझते ही हो हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, और आपको मालूम ही होगा हम लोग लेके चल रहे हैं मेरे बच्चों रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। और रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के अंदर मेरे प्यारों हम जो टॉपिक अब जो लेके चल रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मध्यवर्ती जो भी यौगिक थे, क्रियाशील जो यौगिक थे, वो सारे के सारे समाप्त हुए। और जो अब हम लोग जो आपके समक्ष लेकर आए हैं मेरे प्यारों, वो हमारी क्या है, वो है हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार आपको हम लोग समझाते हैं। तो देखो साहब, हेडिंग डाल लीजिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। और प्यारों, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम लोग पढ़ेंगे, यानी पहले तो मैं ये लिख दूं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मैं आपको पूरी डिटेल में आपको ये चीजें समझाने वाला हूं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में पूरी की पूरी डिटेल हम लोग देखेंगे। ठीक है, राइट। और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में मेरे बच्चों सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपके लिए हम लेकर आए हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हम लोग पढ़ेंगे, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं सर योगात्मक अभिक्रिया। यानी कि एडिशन रिएक्शंस। ओके, और तीसरे नंबर पर हम लोग जो लेकर आए हैं आपके लिए वो हम लोग लेके आएंगे साहब विलोपन अभिक्रियाएं। 4 प्रकार की रिएक्शंस होती हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस, एंड 4th नंबर पर हम आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं पुनर्विन्यास अभिक्रिया। यानी कि हम लोग लेके आ रहे हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। तो यारो एक एक करके इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग बातें करेंगे आप लोगों के समक्ष। हम लोग सारी बातें आप लोगों से करने वाले हैं, ये है वो है ऐसा है वैसा है। ठीक है, तो चलिए साहब पहले हम लोग सबसे पहली शुरुआत कर दें प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बच्चों पहले हम शुरुआत करें प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए। आजा रे प्यारे, आइए साहब। तो पहले नंबर पे हम लोग देख रहे हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, ओके, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हमेशा से मैं बोलता आया हूं कि पहले इस्तेमाल कीजिए फिर आप उस चीज पर विश्वास कीजिए। आप लोग हर चीज के लिए, मैं बार बार आपसे ये बोलता जा रहा हूं बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या होगा आप पहले यहां समझिए, फिर मैं डेफिनेशन लिख दूंगा। जैसे आप यूं मानिए कि
ए और बी ये आपका रिएक्टेंट है, यानी कि क्रिया कारक, और हमारे पास कोई Z जो है वो अभिकर्मक है। अभिकर्मक का मतलब रिएक्टेंट। बेटा जो आपका रिएजेंट जो रिएक्टेंट होता है ना बेटा, उस पर आक्रमण होता है। मतलब कभी भी रिएक्शन जो होती है मोस्टली उसमें जो रिएक्टेंट है उस पर पहला अटैक होता है, और अटैक कौन करेगा? अटैक करता है सब रिएजेंट। रिएजेंट उसको कहते हैं जो कि आक्रमणकारी हो, जो अटैक करने वाला हो। ठीक है, तो जो अटैक करे वो तो रिएजेंट है, और जो अटैक को झेले वो कौन है? सब रिएक्टेंट। ठीक है, अब बेटा इस प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो अभिकारक होता है, क्रियाकारक होता है, उस क्रियाकारक अणु के परमाणु या कोई समूह, ये परमाणु भी हो सकता है मान लीजिए भी, और ये कौन हो सकता है साहब? समूह भी हो सकता है। तो परमाणु या समूह का उसके द्वारा, अभिकर्मक के द्वारा क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। जैसा कि शब्द कह रहा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका क्या हो जाएगा? ये इस अभिकर्मक के समूह या परमाणु के द्वारा इसका विस्थापन हो जाएगा। मान लीजिए कि सर ये हमारा जो है अभिकर्मक, इसका इसके द्वारा बी के साथ क्या हो गया बेटा? विस्थापन हो गया। बी भैया निकल गए, और जो हमारे जो जेड भैया है वो बी के स्थान पर आ गए। यानी यहां पर क्या हुआ? एक प्रकार की क्या हो गई मेरे बच्चों, हे मेरे प्यारों, यहां पर क्या हो गई? एक प्रकार की अदला बदली। ये हटा, ये जोड़ा, ये हटा, वो जोड़ा। तो यहां पर अदला बदली हुई है साहब। किसकी अदला बदली हुई है दोस्तों? यहां पर क्रियाकारक के साथ जो समूह परमाणु जुड़ रहा था उसकी रिएजेंट जो है, अभिकर्मक जो है सर, उसके समूह या परमाणु के द्वारा विस्थापन हुआ है। तो साहब हम ये कह सकते हैं परिभाषा में कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारी अणु के समूह या परमाणु का अभिकर्मक के समूह या परमाणु द्वारा विस्थापन होता हो, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो मैंने क्या लिखा सर? मैंने आपके लिए लिखा है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारी अणु के समूह या परमाणु का अभिकर्मक के समूह या परमाणु द्वारा विस्थापन होता हो, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी जो आप देख रहे हो वही बात हम आपके लिए लिख रहे हैं। ठीक है, यानी जो पहले आपने देखा, जो आपने पहले देखा मेरे भाई, उसी बात को मैंने यहां पर लिखा है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं लिखता हूं, those chemical reactions in which, ठीक है, in which group or atom is atom of reactant is replaced by the group
or atom of the reagent known as substitution reactions. क्या हम जे कि वो अभिक्रियाएं, those chemical reactions in which group or atom of reactant is replaced by the group or atom of the reagent known as substitution. आप उनको क्या कहेंगे? आप ऐसी अभिक्रियाओं को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलने वाले हैं. अब बेटा इनके प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के हम प्रकारों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें. प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, आप जो भी समूह परमाणु इसको रिप्लेस करेगा बेटा, उस रिप्लेस करने के आधार पर हमारी ये जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उनको हम 3 भागों में बांटते हैं. आपको साहब 3 भाग कौन से हैं? कि अगर बेटा यहां पर जो भी रिप्लेस कर रहा है समूह, अभिकर्मक जो है हमारा, अगर अभिकर्मक जो है वो आपका जो नाभिक्स नहीं हुआ तो भाई इसको हम नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहेंगे. और यदि मुक्त मूलकों के द्वारा इस प्रकार का विस्थापन देखा जाता है तो हम उसको मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहेंगे. और यदि मेरे भाइयों अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा इस प्रकार का विस्थापन देखा जाता है तो हम उसको इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे. अरे मैं ये कहना चाह रहा हूं मित्रों कि रिप्लेसमेंट जो हो रहा है, रिप्लेसमेंट अगर फ्री रेडिकल्स के थ्रू हो रहा है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं. अगर न्यूक्लियोफाइल के थ्रू हो रहा है तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं. और अगर वो इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू अगर रिप्लेसमेंट हो रहा है देन वो क्या होगा सर? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. ठीक है. तो नेक्स्ट टाइम हम लोग इस बात को क्या देख रहे हैं भैया? नेक्स्ट में हम लोग क्या देखना चाहते हैं, और वो नेक्स्ट में हम लोग क्या देखना चाहते हैं मित्रों, चलिए आपके समक्ष लिखते हैं. हम ये देख करना चाह रहे हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. ठीक है. प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रकार, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रकार. तो अभिकर्मक की प्रकृति के आधार पर, अभिकर्मक की प्रकृति के आधार पर प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को निम्न 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते. due to nature of reagent, substitutions reactions are classified into following three कैटेगरी. और वो 3 कैटेगरी हमारी कौन कौन सी हैं? पहली है साहब जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, आइए, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के बारे में जान लें. ठीक है. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
और हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, ठीक है, उसमें SN1 SN2 पढ़ेंगे, अभी बाद में पढ़ेंगे। दूसरी मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एंड तीसरे टाइप की जो मैं पढ़ाऊंगा आपको वो होगी साहब मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। यानी हम बात करेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की। तो चलिए आगाज किया जाए पहले प्रकार को। देखिए थोड़ा सा इसमें हम लोग बड़ा प्यार से वो सब चीजों को मैं बताऊंगा आपके लिए। ऐसा नहीं है कि मैं यहां पर कोई चीज स्किप करने वाला हूं, एक एक चीज पढ़ेंगे मित्रों, एक एक चीज पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है। तो चलिए, राइट, हम लोग आपके लिए जो चीज सबसे पहले आपके लिए लेकर आएंगे वो क्या आएंगे सर, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। तो आ जाइए सर। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपका स्वागत है। चलिए सर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आइए सर। तो पहला प्रकार हाजिर हो। तो पहला प्रकार जो हाजिर हो रहा है हमारे लिए, ठीक है, पहला प्रकार फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शन है वो क्या है साहब, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हाजिर हो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आल्यो। बच्चे पहली चीज तो तू ये देख कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेटा क्या होगा, नाभिक नहीं अभिकर्मक का, नाभिक स्नेही अभिकर्मक का सबसे पहले क्रियाकारक पर, अभिकारक पर, अभिकारक भी बोलते हैं क्रियाकारक पर, अभिकारक पर प्रहार होता है। सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नाभिक स्नेही अभिकर्मक का सबसे पहले अटैक होगा। राइट, राइट, क्या होगा सर, इन दिस रिएक्शन first of all, बे रुक जा रे, first of all, nucleophilic reagent nucleophilic reagent attacks on the reactant. First of all, nucleophilic reagent attacks on the reagent. सबसे पहले बेटा उसका न्यूक्लियोफिलिक का अटैक होगा किस पर, अभिकर्मक। ठीक है, क्या बनता है, मध्यवर्ती के रूप में सामान्यतः मध्यवर्ती के रूप में
रूप में रेनाइन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मध्यवर्ती के रूप में क्या बनेगा सर? न्यूक्लियोफाइल जो है आपका, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा मेरे बच्चे, तो न्यूक्लियोफिलिक का जब अटैक होगा उस पर, तो क्या बनेगा? तो आपने देखा मध्यवर्ती का जब अटैक मतलब इसमें होता है, तो मध्यवर्ती के रूप में मेरे बच्चों जब इसमें न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है पहले अभिकर्मक पर, तो बेटा यहां पर क्या बनेगा? देखो मैं लिखवा देता हूं, मध्यवर्ती के रूप में स्थायी धनायन या अस्थायी संक्रमण अवस्था बनती है। अस्थायी संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। ये क्या बलाएं होती हैं समझेंगे, थोड़ी तसल्ली रखना। तो मध्यवर्ती के रूप में स्थायी धनायन या अस्थायी संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, ठीक है। स्टेबल कैटाइन और अनस्टेबल ट्रांजिशनल unstable transitional state is formed as intermediate क्या चीज सीखी? दो बातें सीखी भाई। सबसे पहले नाभिक स्नेही का अटैक हुआ, और नाभिक स्नेही का अटैक होता है क्रियाकारक पर, और दूसरी बात क्या होती है कि मध्यवर्ती के रूप में इंटरमीडिएट के फॉर्म में आपको या तो मिलेगा, क्या मिलेगा? स्टेबल कैटाइन, या फिर क्या बनेगी सर? या क्या बनेगी मेरे भाई? यहां पर संकर्ण अवस्था बन जाएगी, ठीक है। कब क्या बनेगी ये सारी बातें मैं आपको सिखाने वाला हूं मित्रों, परेशान न करो, ठीक है। अब आइए सर, यहां पर हम लोग बातों को थोड़ा समझें, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को मुझे समझानी है, आपको ये बेटा पता लगाना है कि यार कैसे पता लगेगा कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। ये आप कहोगे कि साहब हमें कैसे मालूम चले? तो इस बात का पता लगाने के लिए मैं आपके लिए कुछ उदाहरण लिख रहा हूं। उदाहरण, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपके लिए अगर मैं दे दूं तो आपको कुछ नाराजगी तो नहीं? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में सबसे पहले जो हमारे जो कहूं मैं खरीदार हैं, वो हैं सर, हेलो, एल्केन्स। हेलो एल्केन सबसे बड़े इसके फैन हैं साहब। हेलो एल्केन इस रिएक्शन को शो करते हैं। हेलो एल्केन के बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के सबसे बड़े खरीदार अगर कोई है तो वो है अल्कोहल। अल्कोहल उसके बाद अगर कोई आता है तो हमारे पास आता है ये प्रमुख रूप से तीन जने जो हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, और हम लोग इनके बारे में जानेंगे जैसे जैसे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आप इनको भी पढ़ते चले जाएंगे। और यहां मैं आप लोगों को ये पूरी कहानी बताने वाला हूं कि भाई ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसे हो। आइए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात की बात कर लें कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया होती है
अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फर्दर हम डिवाइड करते हैं दो टाइप में, और वो दो टाइप हमारे पास हैं SN1 और एक है सर हमारे पास SN2। इंग्लिश में भी इस बात को मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reactions are classified into two types. फर्स्ट is SN1 मैकेनिज्म और सेकंड है हमारी SN2। SN1 अभिक्रिया का पूरा नाम है एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, ठीक है। यानी हम लोग बोल सकते हैं सर, क्या बोल सकते हैं आप लोग, इसको बोल सकते हो यूनिमोलर मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। और SN2 का मतलब है मेरे प्यारों, SN2 मैकेनिज्म का मतलब है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। बताओ भाई क्या बोलने वाले हो आप? इसके लिए बोलेंगे बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये लीजिए, एक है सर आपकी एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, और दूसरी जो मैकेनिज्म हमारे पास है वो है हमारे पास क्या, बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, यानी द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यारो प्यारो, दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, नो घबरंती ओनली समझंती। तो देखिए मैं आप लोगों को यहां अंतर के साथ बताता हूं इनके पॉइंट, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इनका नाम क्यों पड़ा SN1, क्यों पड़ा SN2, ये सब जानेंगे अभी, राइट। तो चलिए यात्रा पर चलते हैं हम लोग SN1 और SN2 की, और यात्रा पर हम लोग इस बात को लेके चल रहे हैं, एक तरफ हम आपके लिए लिखेंगे SN1 और एक तरफ हम आपके लिए लिखेंगे सर SN2। तो इधर हमारे पास SN1 है और इधर हमारे पास है सर SN2 भैया। अब SN1 रिएक्शन का पहला पॉइंट ये है सब कि नाम क्यों पड़ा साहब SN1 अभिक्रिया, नाम क्यों पड़ा SN1 अभिक्रिया बेटा? नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस प्रकार के जो अभिक्रियाएं होती हैं, SN1 अभिक्रियाएं जो होती हैं, इन SN1 अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का जो वेग होता है बच्चों, वो अभिक्रिया का वेग क्या क्या होता है साहब, यहां पर अभिक्रिया का वेग केवल 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 क्रिया कारक की सांद्रता पर ही निर्भर करता है। क्या लिखूं? अभिक्रिया वेग केवल क्रिया कारक
अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, अर्थात इस अभिक्रिया की जो आणविकता होगी, आणविकता, इस अभिक्रिया की आणविकता 1 होती है। ठीक है, यानी अभिक्रिया का वेग अभिक्रियाकारक अणु की, केवल क्रियाकारक अणु की सांद्रता पर डिपेंड करता है, अभिकर्मक की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता। यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है ओनली ये किसकी कंसंट्रेशन डिपेंड करती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिपेंड करती है, रिएजेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन depends only on the concentration of reactant molecules। ठीक है, rate of reaction depends only on the concentration of reactant molecules, therefore molecularity of this reaction is 1। इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो कितनी होगी साहब, 1 होगी। बेटाओ ये सारे पॉइंट जब समझ में आएंगे जब मैं तुम्हारे को एग्जाम्पल लेकर समझाऊं। ठीक है, अभी थोड़ी तसल्ली करना। यहां पर इस पक्ष में मैं क्या लिखूंगा साहब, इस पक्ष में मैं ये लिखने वाला हूं कि यहां पर क्या होगा, अभिक्रिया का वेग जो होगा, अभिक्रिया वेग जो होगा वो अभिक्रिया वेग क्रिया कारक अणु एवं अभिकर्मक दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है। इस अभिक्रिया की जो आणविकता होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। क्यों, क्योंकि बेटा रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिपेंड कर रही है और रिएजेंट की कंसंट्रेशन में डिपेंड कर रही है। ठीक है, अंडा कहां लिख दूं भाया, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स, ठीक है, अरे कहां लिख दो रे, depends the concentration of reactant and reagent। The rate of reaction depends on the concentration of reactant and reagent। ठीक है, therefore molecularity of this reaction is 2। यहां पर रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी साहब, 2। ठीक है, यहां पर ओनली रिएक्टेंट पे,
यानी रिएक्टेंट पे ये डिपेंड नहीं करता, कोई भी आयरा गरा नथुकेरा अटैक कर देगा। और यहां जो है बेटा ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा सर, ये डिपेंड करेगा रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों की। ठीक है, यहां इसकी मॉलिक्युलरिटी 1 है और इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है, 2 है। आणविकता इसकी 1 और इसकी आणविकता 2। चलिए दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट इसके लिए लेके चलें। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट मेरे बच्चों ये मैं लेके चल रहा हूं, जो आपके लिए मैं सारी पॉइंट लिखूंगा मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना। सेकेंड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। ठीक है, यानी रिएक्शन इज completed in 2 steps। और यहां पर जो आप बात करने वाले हो कि अभिक्रिया एक ही पद में पूर्ण होती है, पूर्ण होती है, संपन्न होती है। In only one step। ये दो पदों में रिएक्शन होती है और वो एक पद में ही होती है। और जो तीसरी जो बात जो मैं आपके लिए करने जा रहा हूं मित्रों, वो ये कि इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में स्थायी कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है। ठीक है, स्टेबल कार्बोनियम ion is formed in this reaction। अंडा कहां लिख दूंगा भाया था ने। इधर हम लोग जो तीसरी बात दिखेंगे कि इसमें अस्थायी संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। ठीक है, अनस्टेबल ट्रांजिशनल स्टेट इज फॉर्म। मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, मैं अभी आपके लिए लिख रहा हूं। ये सारी बातें आपके कब समझ में आएंगी, जब मैं कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लूंगा। चौथा स्टेप, इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में स्थायी कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया में अस्थायी ये बनता है। इस अभिक्रिया में यह अभिक्रिया, इस अभिक्रिया ना लिखूं, ध्रुवीय माध्यम की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। पोलर मीडियम इज नेसेसरी। नेसेसरी, ठीक है। इसमें क्या होता है सर, ध्रुवीय माध्यम की
कोई आवश्यकता नहीं होती। नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी पोलर मीडियम, यानी अंडा कोई ध्रुवीय माध्यम की आवश्यकता कौन नहीं पड़ेगी और यहां जरूरत पड़ेगी। और क्यों पड़ेगी, कैसे पड़ेगी? अरे भाई मैं बोल चुका हूं बार बार, अभी मुझे लिख लेने दो रे भैयाओ, ये तुम्हारे लिए नोट्स बन रहे हैं भाई, तुम भी इसको नोट्स बनाओ, क्योंकि कल को पूछ सकता है वो आपसे डिफरेंशिएट बिटवीन SN1 एंड SN2, तो आप आराम से बता दोगे। पांचवी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस अभिक्रिया को कौन दर्शाता है, जिसमें स्थायी कार्बोनियम आयन का निर्माण होगा। जहां स्थायी कार्बोनियम आयन का निर्माण होगा ये उस अभिक्रिया को दर्शाएंगे। मैं लिख देता हूं कि जहां स्थायी कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है, तो मैं कह देता हूं अभिक्रिया, ठीक है, या यूं कह दूं कि अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग बनने वाले कार्बोनियम आयन के स्थायित्व पर निर्भर करता है। कार्बोनियम आयन के स्थायित्व पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। जैसे बेंजिलिक जो है, बेंजाइलिक, ठीक है, मैं पहले हिंदी में लिख दूं, बेंजिलिक जो है आपके, बेंजिलिक एल्कोहल हो, ठीक है, बेंजिलिक हेलोएल्केन हो, या फिर ईथर में, ईथर का जो क्रियात्मक समूह है उसके साथ कोई बेंजिलिक क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो, तो बेंजिलिक जो है हैलाइड हुए, ठीक है, या एल्कोहल हुए, या ईथर के साथ कोई इस तरह से कोई समूह जुड़ रहा है, ईथर में भी ये सबसे फास्ट शो रिएक्शन शो करेंगे। उसके बाद एलिलिक, उसके बाद 3 डिग्री, ठीक है, उसके बाद 2 डिग्री। 2 डिग्री कहां पर? ध्रुवीय माध्यम में। ये इसके लिए क्या होता है, क्रम होता है। और कभी कभी बेटा 1 डिग्री में भी यहां पर होगा, मैं आपको समझाऊंगा जब आपको दिखाऊंगा कि 1 डिग्री में भी देखिए SN2 नहीं होगी, कई जगह SN1 होगी। कहां पर? जहां पर रिअरेंजमेंट हो सकता हो, जहां पर रिअरेंजमेंट हो सकता हो, कम स्थायी जो कार्बोनियम आयन है वो अगर स्थायी अधिक स्थायी में बदल जाएगा तो वहां भी इस प्रकार की मैकेनिज्म शो होगी। मैं इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल लूंगा, है ना। तो ये इसके लिए एक बहुत बढ़िया चीज हो गई, समझ में आ गया होगा शायद आपको। और इधर मैं ये कहने जा रहा हूं साहब कि जो अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का जो वेग है, ठीक है, वो मध्यवर्ती, या यूं कह दूं अभिक्रिया का वेग त्रिविम बाधा संक्रमण अवस्था में, त्रिविम बाधा पर निर्भर करेगा। जहां त्रिविम बाधा कम होगी वहां वेग क्या होगा, अधिक। ये स्टेरिक हिंड्रेंस त्रिविम बाधा क्या होती है ये भी मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी तो आप केवल ये जान लीजिए साहब, मैं आपको बता दूं कि ये जनरली 1 डिग्री जो हैलाइड्स हैं, हैलाइड हैं हमारे, 1 डिग्री हैलाइड हैं, या एल्कोहल है, या ईथर में मेरे भाई, ईथर के अंदर ऑक्सीजन के साथ अगर कोई 1 डिग्री समूह जुड़ रहा हो तो ये रिएक्शन शो होगी। और उसके बाद 2 डिग्री के साथ भी ये रिएक्शन शो होगी।
लेकिन 2 डिग्री कब? जब हमारे पास अध्रुवीय माध्यम हो। अध्रुवीय माध्यम में अगर हम देखें तो 2 डिग्री जो है वो 2 डिग्री जो है भाई वो इस प्रकार की मैकेनिज्म शो करने वाले हैं। तो मैं इंग्लिश में भी आपके लिए लिख देता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी, ऑन द स्टेबल, या स्टेबिलिटी लिखनी चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, मोर स्टेबल देन रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा। तो उस बिहाफ पर अगर हम देखें तो बेंजाइलिक हैलाइड हो या एल्कोहल्स हो, यहां पर मोस्ट ऑफ द बहुत ही फास्ट रिएक्शन ये शो करने वाले हैं, एलाइलिक, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, 2 डिग्री भी मोस्टली जब पोलर मीडियम हो, और फिर हम लोग बात करेंगे 1 डिग्री। आप जानते हैं मैंने मध्यवर्ती जो यौगिक पढ़ाए थे वो बाद में पढ़ाए थे, वो इसलिए पढ़ाए थे जिससे कि तुम इनसे रिलेटेड हो सको, कार्बोनियम आयन वगैरह, इनसे आप जो जुड़ जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर मैं आपके लिए क्या लिखूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस, लीड स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करती है, ठीक है, लीड स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करती है बेटा। जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगी, ठीक है। लो स्टेरिक हिंड्रेंस is responsible to high rate of reaction. Therefore 1 डिग्री अगर हैलाइड है या एल्कोहल है वहां ये रिएक्शन फास्ट होगी, 2 डिग्री में भी ये रिएक्शन होगी, बट जब नॉन पोलर होगा तब। ये लीजिए 3 डिग्री और बेंजाइलिक एलाइल में यहां पर कोई चांसेस नहीं है कि यहां पर इस तरह की SN2 मैकेनिज्म होती। भाइयों और बेटा और बेटियों, बच्चों, अब मैं आप लोगों को इनकी मैकेनिज्म से आपको समझाता हूं कि आखिरकार SN1 और SN2 होती क्या भला है। तो चलिए आगाज कर देते हैं हम SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि से, हम लोग आपको समझाना शुरू करते हैं। भैया तो आ जाइए नीचे, ले भाई आ जाओ। तो मैं आपको SN1 क्रियाविधि आपके लिए समझाने जा रहा हूं, ठीक है। मैकेनिज्म कौन सा? SN1। और इसके लिए हमने एक प्यारी सी रिएक्शन का चुनाव आपके लिए कर लिया है, ये ले लीजिए सर, और मैं यहां पर इसकी रिएक्शन करवा देता हूं जलीय KOH से, एक्वस KOH, ठीक है। एक्वस KOH का वर्क क्या होता है कि इस हैलोजन को ये रिप्लेस कर देगा OH से, ठीक है। बच्चों एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं आपके लिए, हेलो अल्केन्स हेलो एरीन्स में आपके लिए बड़ी यूजफुल रहती है ये चीज। वो ये रहती है कि जो न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक जो है इस रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल जो है इस रिएक्शन के लिए वो होता है साहब हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन।
और ये हाइड्रोक्साइड आयन आपको कौन देता है? वाटर। ये वाटर देता है सर, हाइड्रोक्साइड आयन। और ये कौन देगा सर? ये आपको देगा, यानी नाभिक स्नेही यहां पर कौन है? वो है आपका हाइड्रोक्साइड आयन। और ये हाइड्रोक्साइड आयन कौन देता है साहब? ये आपको देता है जल। ये जो यहां पर वाटर, यहां जो एल्कलाइन का रोल है, बेस का रोल है, वो केवल इतना ही है कि वाटर को क्या करे, वो इस तरह से आयनाइज्ड कर दे H+ आयन और OH आयंस में। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपसे समझाया था कि अब जो मैकेनिज्म जो होगी वो 2 स्टेप्स में होगी, और ये जो मैकेनिज्म 2 स्टेप में होगी, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि ये जो आपका कार्बोनियम आयन है, ये सबसे पहले बनेगा। ये मिथाइल जो आपका कार्बन और हेलोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा। स्लो प्रोसेस क्यों होगा, इस बात को भी थोड़ा सा समझ जाइए। ये स्टेप धीमा क्यों है, ये स्टेप स्लो क्यों है, ये बात को थोड़ा सा समझिए बच्चों। मुख्यतः क्या होता है, हमेशा क्या होता है कि रिएजेंट का फर्स्ट अटैक होता है, पहला अटैक रिएजेंट का होता है, पहला अटैक रिएजेंट करता है। लेकिन इस अभिक्रिया में क्या होगा, रिएजेंट पहला अटैक नहीं कर रहा साहब। यहां पर रिएजेंट पहला अटैक नहीं कर रहा है, इस क्रिया कारक जो है, ये जो रिएजेंट रिएक्टेंट है, ये खुद सेल्फ आयनाइज्ड हो जाएगा। ये सेल्फ आयनाइज्ड क्यों होगा? क्योंकि इसको पता है कि अगर मैं सेल्फ आयनाइज्ड हो जाऊंगा तो मैं क्या कर लूंगा, मैं स्टेबिलिटी गेन कर लूंगा, मैं स्टेबल कार्बोनियम आयन बन जाऊंगा। इसलिए अगर वो बेंजाइलिक हो या फिर एलाइलिक हो या इस तरह का 3 डिग्री हो, ये क्या हो जाते हैं, सेल्फ आयनाइज्ड हो जाते हैं। और सेल्फ आयनाइज्ड होने में बेटा टाइम लगता है, इसलिए ये रिएक्शन क्या होगी, स्लो। स्लो का एक तरीका और मैं बताऊंगा, एक और कारण बताऊंगा। फिलहाल आप देखिए क्या बना सर, यहां पर बन गया 3 डिग्री क्या, ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन, और ये जो Cl नेगेटिव है, ये क्या हो गई सर, निकल गई। क्या बना है सर यहां पर बना बेटे भाई टेबल 3 डिग्री ब्यूटाइल ब्यूटाइल कार्बोनियम कार्बोनियम, और क्या बन गया साहब, आयन। स्थाई 3 डिग्री ब्यूटिल, और ब्यूटिल अच्छी तरह लिख दे रे, ब्यूटिल कार्बोनियम आयन। सबसे पहले ये बन गया, राइट। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूं धीमा स्टेप क्यों हुआ। और एक मैंने पद आपके लिए ये भी लिखा था, अगर आपको ध्यान हो तो, कि भैया अगर SN1 है तो इसके लिए पोलर मीडियम जो होना है, अगर वो है तो सोने पे सुहागा है। पोलर मीडियम इसके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे आपने देखा यहां पर। तो ये जो मीडियम है, ये वाटर मीडियम जो है, ये रेस्पॉन्सिबल होगा कैसे, क्योंकि ये जो पॉजिटिव आयंस हैं, ये पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे, ये पॉजिटिव जो है, पार्शियल पॉजिटिव है, ये इस क्लोराइड को चारों तरफ से क्या करेंगे, इनका सॉल्वेशन कर देंगे, इसको चारों तरफ से घेर लेंगे, और क्लोरीन से कहेंगे तुम मेरे संग चल, तू मेरे संग चल। और ये इस क्लोरीन को ये खींचेंगे कि आजा आजा हमारे पास। तो ये कार्बन भी क्या कहेगा, तू चला जा रही, तू चला जा भाई, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सेल्फ आयनाइज्ड अगर हो गए तो हम क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को गेन कर लेंगे। इसलिए ये क्या करता है, यहां पर सेल्फ आयनाइजेशन हो जाता है। और किसकी वजह से, कि पोलर मीडियम होगा तो यहां पर बहुत फास्ट रिएक्शन हो जाएगी, और ये जो इंटरमीडिएट स्पीसीज बना है, ये इंटरमीडिएट स्पीसीज इजीली क्या हो जाएगा साहब, बन जाएगा। तो हे भक्तों, ये पहला स्टेप हुआ। अब मैं दूसरे स्टेप की ओर आपके लिए इस बात को लेकर चल रहा हूं, और दूसरा स्टेप अगर आप देख पाए तो मैं आपको बताऊंगा क्या हो रहा है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा दोस्त। ये जैसे ही स्टेबल कार्बोनियम आयन आपके पास बना, ये स्टेबल कार्बोनियम आयन जैसे ही बना, यहां पर न्यूक्लियोफाइल तैयार बैठा है, और ये जो न्यूक्लियोफाइल तैयार बैठा है, ये जो नाभिक स्नेही जो आपके लिए तैयार बैठा है, ये नाभिक स्नेही तुरंत क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ये स्टेप क्या हो जाएगा, फास्ट यानी कि तीव्र। और इस प्रकार से ये जो महाराज धीराज हैं, कौन से,
ये जो महाराज देराज आपको देख रहे हो प्रोडक्ट की फॉर्म में, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में मेरे प्यारों, अरे मेरे राज दुलारों, ये यहां पर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, और इस प्रकार से उत्पाद बन जाएगा। तो मेरे बेटा इससे इजी मैकेनिज्म कुछ नहीं हो सकती। इस इजी मैकेनिज्म में आपने क्या देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बात देख रहे हो कि यहां पर पहला काम है कि स्टेबल कार्बोनियम आयन का बनना, और उसके बाद मेरे भाई क्या होता है, रिएजेंट का यहां पर अटैक होता है, और रिएजेंट का जो अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा, उसकी वजह से यहां पर प्रोडक्ट बन जाएगा। देखा आपने? तो आपने समझा कि जहां पर जो इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन जो है, ठीक है, तो भाई इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी पर ये रिएक्शन डिपेंड कर रही है, और हम तो गए साहब। अब देखिए यहां पर, ठीक है, अब जब इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन बन गया साहब, तो अब क्या करूं मैं, बन गया तो बन जान दो, ठीक है। अब देखो साहब यहां पर चलते चलते अब मैं कुछ एक दो पॉइंट और बता देता हूं। वो ये कि साहब जो ये मीडियम है, जो पोलर मीडियम है साहब, ये पोलर मीडियम इसके लिए रेस्पॉन्सिबल तो है ही है। और यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो सबसे स्लो स्टेप जो है वो पहला स्टेप है, और इस स्लो स्टेप में ओनली रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनके साथ रिएजेंट का कोई लेना देना नहीं है। यानी नाभिक नहीं, अगर न्यूक्लियोफाइल कैसा भी है वो पटाक 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 करके अटैक कर सकता है, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। याद रखिए साहब, जो रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप होती है, जो आपकी वेग निर्धारक पद जो होता है, वो वेग निर्धारक पद ही आपको बताता है कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है। तो इस अभिक्रिया का जो वेग निर्धारक पद है, वेग निर्धारक पद क्या होता है, सबसे धीमा। जो सबसे धीमा होता है वही वेग निर्धारक पद होता है। रेट डिटर्मिनेशन स्टेप, जो रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है वो क्या होता है, स्लोएस्ट स्टेप होता है, ठीक है, और इसी से बनती है आणविकता। इसी से हम लोग आणविकता के बारे में जानते हैं, इसी से हम लोग मॉलिक्यूलरिटी के बारे में जानते हैं। मॉलिक्यूलरिटी इसी से शो होती है। तो सर इस अभिक्रिया के लिए जो वेग निर्धारक पद होने वाला है, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप, वो क्या होगा, वो ये होगा साहब कि ओनली 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 ऑन रिएक्टेंट कौन भाग ले रहा है, रिएक्टेंट। यानी मैं जनरली अगर आपके लिए लिखूं तो वेग डिटर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा के, और यहां पर आ जाएगा क्रिया कारक, यानी वेलोसिटी जो है या रेट ऑफ रिएक्शन, जो बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, रिएजेंट पर वो डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है। तो यारों, मैंने आज आप लोगों को इस बारे में काफी कुछ आप लोगों को बताने की कोशिश की है। अगर आप देखें तो मैंने आपको क्या बताया इसमें, आप देखते जाइए, मैं एक एक स्टेप आपको मैं क्लियर कर दूं इस बारे में, आप आइए, ठीक है। और इस बारे में ये देखिए कि अभिक्रिया केवल क्रियाकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करती है, अर्थात इस अभिक्रिया की आणविकता 1 होती है। तो आपने देख लिया अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक अणु और अभिकर्मक दोनों की सांद्रता पर डिपेंड करता है, ये मैं कल आपको बताऊंगा। यहां पर आपने देखा अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है, आपने ये भी देख लिया। मध्यवर्ती ग्रुप में स्थायी कार्बनियम आयन बनता है, ये आपने देख लिया। ध्रुवीय माध्यम की आवश्यकता होती है, वो भी आपने देख लिया। और ये भी आपको पता लग गया होगा कि जो वही भी स्थायी कार्बनियम आयन बनाएगा वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। यारों, आज की कथा का हम यहीं पर अंत करते हैं और आपसे फिर कल मिलने का वादा करते हैं। आपने जो हमें महत्वपूर्ण समय दिया उसके लिए धन्यवाद, ठीक है। इसी प्रकार का विश्वास बनाए रखिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, कारवां को बढ़ाइएगा, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए
और आपको मैं थोड़ा सा बता दूं जिससे कि आप ये थोड़ा नोट कर पाएं। आप लोग यहां से इन चीजों को नोट करना शुरू कर दीजिए सर, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और वो मैं आपके लिए बताता रहता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट कर लिया बेटा? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कीजिएगा। नोट जरूर बनाते रहना है ना बेटा। लास्ट, कल हम लोग बात करेंगे बच्चों SN1 क्रियाविधि तो मैंने आपको बता दी, SN2 क्रियाविधि मैं लेके चलूंगा। और SN2 क्रियाविधि में मैं आपको एक बात बताऊंगा बच्चों, जो जनरली हम लोग ऐसे सोचते हैं कि ओनली 1 डिग्री हमेशा SN2 शो करेगी, 1 डिग्री हमारी SN1 भी शो कर सकती है। वो कैसे करेगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो फिर भैया राधे राधे, आज के लिए धन्यवाद, शब्बा खैर।